नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप देख रहे हैं गांव सवेरा। पहले चरण के मतदान हो चुके हैं और उसमें उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान हुए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें पड़ती हैं ये। कैराना से शुरू होकर मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, नगीना, बिजनौर और 3 सीटें रुहेलखंड की, रामपुर, पीलीभीत और मुरादाबाद। इन 8 सीटों पर पहले चरण की वोटिंग हुई है और उन उन सब सीटों के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ अजीत सिंह मौजूद हैं। अजीत सिंह लंबे समय से पत्रकारिता में हैं और उत्तर प्रदेश के साथ-साथ वैसे तो ज्यादातर इनका काम रहा है वो एग्रीकल्चर और रूरल क्राइसिस पे रहा है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स है, उत्तराखंड की जो पॉलिटिक्स है या फिर कहें राजस्थान और हरियाणा की जो पॉलिटिक्स उसको बड़े बारीकी से समझते हैं। उत्तर प्रदेश खुद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके से आते हैं। अजीत जी, आपके इलाके में जी, 8 सीटों नमस्कार। पे नमस्कार, 8 सीटों पे वोटिंग हुई है और मैं समझना चाहूंगा कि वोटिंग परसेंट कितना हुआ है और उसका क्या असर आपको देखने को लग रहा है 2019 के मुकाबले अब किस किस्म के माहौल इस बार रहा चुनाव में? अगर हम मतलब आपका जो ननियाल है शायद मुजफ्फरनगर में, तो मुजफ्फरनगर से ही जी। बात करते हैं क्योंकि सबसे हॉट सीट है। हुँ, संजीव बालियान हुँ, और जो हरिंदर मलिक हैं उसके बीच में बहुत भयंकर फाइट हो रही है। तो उस सीट का ट्रेंड आपको क्या देखने को मिला? हालाँकि वहाँ से कई किस्म की खबरें भी आई, कुटबी में गए हरिंदर मलिक और कहा कि बूथ कैप्चरिंग हो रही है। मुस्लिम महिलाओं के आई हुँ, कार्ड चेक, ये सब कई वीडियोस कल सर्कुलेट होते हुँ, रहे। एक हुँ। बार थोड़ा इस सीट के बारे में बताइए कि क्या रहेगा? देखिए, जहाँ तक मुज़फ़्फ़रनगर का सवाल है, मुज़फ़्फ़रनगर में अगर हम 2019 के बजाय 2014 से तुलना करें, तो मतदान काफ़ी कम है। हुँ, और 2014 के चुनाव में ये पश्चिमी यूपी की जो ये 8 सीटों में जो चुनाव हुआ है, वो सभी सीटों पे बीजेपी ने जीत दर्ज की। हुँ, मोदी लहर में पूरी तरीके से ये इलाका जो है, और क्योंकि 2013 के दंगे 1 साल पहले ही हुए थे, तो उनका भी असर था और पूरी तरीके से ये एक तरह से भाजपा इस इलाके में छा गई और वोटिंग परसेंटेज कुछ सीटों पे 70-75% तक गया, हुँ, क्योंकि बहुत ही वोटर्स ने भी बहुत अग्रेसिव होकर मतदान किया था। और कई सीटों में मैं देख रहा था कि 70%, 72%, 74% पश्चिम यूपी की उन सीटों में जिनमें कल चुनाव हुआ है वो है। हुँ, अगर हम कल के मतदान को देखें तो मुश्किल से पहले तो 55% के आसपास ही था, 6-7 बजे तक। लेकिन जो अपडेटेड आंकड़े आए हैं चुनाव आयोग के, उनको देख के भी लगता है कि 60% से 65% के बीच में, 60-62% के आसपास मतदान हुआ है। मुजफ्फरनगर में भी 60% के आसपास मतदान है, जो कम है, कम से कम 5-6% कम है। सवाल ये है कि जो 5-6% वोटर नहीं निकला, हुँ, ये किसका वोट है? तो हुँ, जो मोटा मोटी देख के जो माहौल से लगता है, एक फैक्टर तो ये है कि इस बार के चुनाव में उस तरह का उत्साह नहीं था। बहुत शांत तरीके से चुनाव हुआ। बहुत कैंपेनिंग में बहुत ज्यादा शोरगुल या मतदाताओं में बहुत ज्यादा उत्साह नहीं था। और बहुत सारे जो माइग्रेंट वोटर्स हैं जो बाहर रह रहे हैं, दिल्ली, नोएडा या हुँ, अलग अलग शहरों में रह रहे हैं, वो वोट करने वापस गांव में नहीं आए। हुँ, तो कुछ परसेंटेज ये मान सकते हैं, 1-2% वो भी वोट कम पड़ा। दूसरा, जो लोकदल का मतदाता था, उसमें एक निराशा का भाव था, क्योंकि वो तो 10 साल से लड़ रहे थे बीजेपी के खिलाफ और हुँ, अचानक से आखिरी टाइम में उनका जो नेता है, उन्होंने गठबंधन किया बीजेपी के हुँ, साथ। हुँ, तो उनमें एक निराशा का भाव ये था कि वो कैसे वोट दें। वो लोकदल के खिलाफ भी वोट नहीं देना चाहते और हुँ, उनके लिए ये भी गवारा नहीं है कि एकदम से हम बीजेपी को सपोर्ट कर दें। तो ऐसा वोटर भी कुछ तादाद में, वो भी थोड़ा सा चुनाव से दूर रहा या मायूस रहा, और जिसकी वजह से ये इन सीटों पे, खासतौर पे केराना में भी 60% के आसपास ही वोटिंग हुई है। 60-61% मतदान हुआ है, जो कम है। यहाँ पे 70% तक मतदान होता रहा है इन सीटों पे। तो ये जो घटा हुआ मतदान है, ये बहुत ही एक मेजर फैक्टर है, जिससे हम आगे की चीजों को रीड कर सकते हैं। और उसमें लग रहा है कि ये जो ये अलायंस हुआ है, इसकी भी लोगों में मायूसी है और जो उत्साह नहीं है ओवरऑल। और ये एक ओवरऑल ही डेमोक्रेसी के लिए, अगर हम पहले चरण का भी देखें, तो वो भी मतदान कम है ओवरऑल, कुछ वहां को छोड़ के, बंगाल में या त्रिपुरा में। हुँ। 60-65% का मतलब है कि 35% लोगों ने साथ भागीदारी नहीं की, तो वो ओवरऑल ही कम है, जो अच्छा संकेत नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। जी, आपने सही कहा कि अब की बार 60% ही मतदान यूपी में देखने को मिला है, 60.25%, यानी कि सवा हम्म, 60% हम कह सकते हैं। और उसमें अगर हम्म, हम बात करें मुजफ्फरनगर में, तो मुजफ्फरनगर में आपने सही कहा कि अब की बार
कम वोटिंग हुई है, 59.29% वोटिंग हुई है, जो कि पिछले बार 68% थी, 68.42%। तो करीब 8 से 9% के बीच का डेंट पड़ा है वोटिंग। अगर 2014 से मुकाबला करेंगे तो ये और भी कम दिखेगी आपको, तब 70% से ऊपर था। हाँ, तो वो 2014 के मुकाबले और भी कम दिखेगा। कैराना की भी आपकी बात सही है। इसके अगली हम बात करें सहारनपुर में सबसे ज्यादा मतदान कल हुआ है, 65.95 यानी कि 66% के करीब कल वोटिंग हुई है। और सहारनपुर में भी हालांकि मतदान घटा है, क्योंकि सहारनपुर में 2019 में 78.87% था, यानी कि 70.88% था, यानी कि 5% वहां पे भी जो वोटिंग परसेंट है वो गिरी है। तो सहारनपुर में हालांकि एक दिक्कत ये थी कि वहां पर जो मतदाता थे वो कंफ्यूज भी रहे, खासकर मुस्लिम मतदाता, क्योंकि 2 मुस्लिम कैंडिडेट थे। माजिद अली बीएसपी से लड़ रहे थे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस था, तो कांग्रेस से इमरान मसूद लड़ रहे थे। हालांकि आखिरी दिन जो प्रियंका गांधी की रैली थी 18 जो रोड शो था, उसने खूब चर्चाएं बटोरी। सहारनपुर के चुनाव को आप कैसे देखते हैं कि क्या वहां रहने की उम्मीद है? देखिए, सहारनपुर में जरूर इन्होंने उम्मीदवार, 2 मुस्लिम उम्मीदवार थे, लेकिन मुझे लगता है कि जो आप कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी का जो रोड शो हुआ और उसके बाद जिस तरह से वोटिंग का पैटर्न पश्चिम यूपी की बाकी सीटों के मुकाबले ज्यादा है। हालांकि सहारनपुर में जो वोटिंग हुई है वो पहले और भी 3-4% ज्यादा थी। तो जो कल का जो पैटर्न है उससे लगता है, और जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो वहां इमरान मसूद ठीक ठाक फाइट दे रहे हैं, उस तरह का लग रहा है। और बसपा ने हालांकि सहारनपुर में जरूर मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किया, लेकिन बसपा ने इस बार पश्चिम यूपी में ओवरऑल ही कई सीटों पे मुस्लिम कैंडिडेट ना देके एक तरह से सपा को का जो मुकाबला है उसको आसान बनाने का काम किया। जैसे मुजफ्फरनगर सीट हुई, कैराना सीट हुई, बिजनौर सीट हुई, इवन मुरादाबाद जैसी सीटों पे, मेरठ में भी अगर इस सीट में नहीं था, लेकिन ऐसी कई सीटों पे मुस्लिम उम्मीदवार ना देके, तो उससे ये हुआ है कि मुस्लिम मतों का जो बिखराव वाली बात थी वो थोड़ी कम हुई है। सहारनपुर में जरूर 2 मुस्लिम कैंडिडेट थे, लेकिन वो भी कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है। और जो पिछले उनके जो सांसद थे उनका टिकट का था, तो ये एक नया चेहरा है जो बसपा के टिकट पर लड़ रहे थे, और बहुत बड़े नेता उस तरह से नहीं थे। तो मुझे लगता है कि इसमें इमरान मसूद ने ठीक ठाक चुनाव बना लिया। और उसके अच्छा मुकाबला रहेगा। बिजनौर की एक चीज मैं एक चीज में ऐड ये करना चाहता हूँ कि जो अगर हम वोटिंग परसेंटेज को देख रहे हैं, तो अगर 2014 में 70 से 75% तक इन सीटों पे मतदान हुआ था, तो भाजपा जीती है सारी 8 की 8 सीटें। उसके बाद 2019 में 5% मतदान कम हुआ, 65 से 70% के बीच इन सीटों पे मतदान हुआ, तो भाजपा उन 8 में से 5 सीटें हार गई थी जी। ये जो पिछली बार सपा बसपा गठबंधन हुआ था वो पूरे प्रदेश में उतना कामयाब नहीं रहा, लेकिन पश्चिम यूपी में कामयाब रहा था। और इसी वजह से यहाँ पे जो कल की 8 सीटें हैं उनमें से कम ये 3 सीटें बसपा ने जीत ली थी और 2 सीटें सपा ने जीत ली। तो 8 में से 5 सीटें जीती थी पिछली बार, और जब 2014 के मुकाबले 5% मतदान घटा था। अब 2019 में के मुकाबले फिर 4-5% मतदान कम हुआ है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड अगर हम देखना चाहें कि जब 2019 में मतदान घटा था यहाँ पे 4-5% 2014 के मुकाबले, तो भाजपा को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। 8 में से वो 5 सीटें हार गए थे, क्योंकि जब 75% तक मतदान गया था, कुछ सीटों पे 70%, 72%, इवन मुजफ्फरनगर की सीट पे 70% के आसपास मतदान, तब बीजेपी को बहुत फायदा मिला था और एकदम नुकसान उठाना पड़ा था उस घटे हुए मतदान का 2019 में। अब देखना यह है कि 2024 में जो घटा हुआ मतदान है उसका कितना नुकसान भाजपा को उठाना पड़ा। जी, उससे अगली सीट है बिजनौर। बिजनौर में बहुजन समाज पार्टी फाइट में दिखी, क्योंकि वहां से चौधरी विजेंद्र सिंह शायद चुनाव लड़ रहे थे, जाट कैंडिडेट थे, और रालोद के खाते में वो सीट थी। चंदन चौहान वहां से चुनाव लड़ रहे थे, और एक हिसाब से कह सकते हैं कि जो फाइट उनके खिलाफ जो दीपक सैनी लड़ रहे थे समाजवादी पार्टी के, उन्होंने भी अच्छी फाइट दी, क्योंकि ओबीसी समाज से आते थे वो। तो और इस बिजनौर सीट पे भी वोटिंग परसेंट कम हुआ है। मैं आपको बता दूं कि 66% 2019 में था, और अब की बार सिर्फ 58% हुआ, 8% कम हुआ है यहाँ। तो ये 8% जो कम हुआ है वोटिंग परसेंट, इसको आप कैसे देखते हैं? और बिजनौर की सीट के बारे में आपका क्या आकलन है? ट्रायंगुलर ये जो 8% जो कम हुआ है
उसमें मैं निश्चित तौर से और दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें लोकदल के मतदाताओं की तादाद रही। जी। और उससे काफी अगली सीट। लोकदल के, क्योंकि इसमें जो है मुजफ्फरनगर का इलाका भी आता है, बिजनौर सीट का नाम जरूर है, और इसमें मेरठ का भी एक विधानसभा सीट आती है, हस्तिनापुर, और मुजफ्फरनगर जिले की भी एक सीट आती है। तो इसमें जो एक ओवरऑल लोकदल के मतदाताओं में एक थोड़ी सी मायूसी थी, उसका भी इसके ऊपर असर है। और जो कैंडिडेट का जो सिलेक्शन रहा है समाजवादी पार्टी का, वो उतना, एक तो उन्होंने लास्ट टाइम में कैंडिडेट बदला, और जो दीपक सैनी जिनको टिकट दिया गया, ये बहुत नॉन फेस नहीं है इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में, वो एक नए चेहरे हैं। तो कहीं ना, और कैंपेन बहुत मजबूती से उनका नहीं चला, तो लास्ट टाइम में टिकट बदले गए। अगर इस सीट पे किसी अच्छे कद्दावर नेता को मौका दिया जाता, तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी अच्छा, और जो मुस्लिम वो है वोट, वो आखिर तक अनडिसाइडेड रहा कि वो सपा के साथ जाए या बसपा के साथ। जी। बिजनौर में और इतना जरूर हुआ है कि जो ये विजेंद्र सिंह है, ये कुछ जाट वोट लेने में थोड़े कामयाब। उससे अगली सीट है नगीना। नगीना में हालांकि इन सारी सीटों पे हम ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे थे। नगीना में हमने खास देखा कि अब की बार चंद्रशेखर का एक बड़ा हाइप दिख रहा था, और चंद्रशेखर, हम कुछ मुस्लिम गांव में भी गए और वहां पर जाकर समझा कि जो मुस्लिम वोटर्स है नगीना का, वो चंद्रशेखर पर जाता हुआ दिखा हमें। नगीना में भी 4% वोटिंग कम है, 59% वहां पर वोटिंग हुई है। पिछली बार 64% के 63.5% के आसपास वोटिंग थी। तो ये नगीना की सीट को आप कैसे देखते हैं, जो कि एक दलित चेहरों के लिए फर्टाइल रही है? बहन मायावती भी पहली बार इसी बिजनौर के इलाके से ही सांसद बन के गई थी। हाँ, ये नगीना जो सीट है, ये बहुत मजबूत सीट थी विपक्ष की, और आप देखिए 2019 में जिस तरह की लहर थी, उसमें भी ये सीट जो है विपक्ष जीत गया था। इस बार ये रहा है कि बीच में अच्छा चुनाव लड़ा है चंद्रशेखर ने, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उनको समर्थन मिल रहा है, और इसी वजह से ये फाइट वहां पे अच्छी दिलचस्प बन गई है। और अगर ये कामयाबी नहीं मिलती चंद्रशेखर को किसी वजह से, तो उसका कारण एक ये भी रहेगा कि बीच में जो उनको टिकट मिलने और समर्थन मिलने और ना मिलने का जो दौर रहा, उसमें कम से कम ऐसे 10-15 दिन जरूर रहे जिसमें उनका कैंपेन थोड़ा ढीला रहा। अगर ये बाद में निर्णायक हो रहता है, हाँ, बाद में बहुत मजबूती से उन्होंने चुनाव लड़ा है, और लेकिन वहां पे भी क्या होगा कि जो मुस्लिम वोट है, उसमें बंटवारा निश्चित रूप से होगा, क्योंकि बहुत सारे उसमें परंपरागत समाजवादी पार्टी का वोट है। तो यहाँ पे एक तरह से मान सकते हैं कि अच्छी खासी फाइट रहने वाली है, और अच्छा चुनाव लड़ा है चंद्रशेखर ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लेकिन मुस्लिम समाज का उनको समर्थन मिल रहा है, काफी समर्थन उनको मिला है। अब दलित वोट वो कितना लेके जाते हैं अपने साथ, क्योंकि जो बीएसपी कैंडिडेट है, वो भी कोई बहुत बहुत नॉन फेस नहीं थे, और वो भी, उनका भी कैंपेन कोई खास नहीं था। हाँ, तो बदली गई है। बसपा के कैंडिडेट को लेके भी बहुत ज्यादा ही नहीं था। अब सवाल ये है कि मुस्लिम वोट में और बसपा के वोट में चंद्रशेखर कितना ले पाते हैं, उसमें से कितना खींच पाते हैं। लेकिन अच्छा एक फेयर चुनाव लड़ा। अगर शुरू से उनको ये रहता कि मैं अपने दम पे चुनाव लड़ूंगा, मुझे सपा लोकदल का सपोर्ट की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है और बेहतर वो चुनाव लड़ा जी। उसको। बुंदेलखंड की रूहेल, अभी तक जो हम बात कर रहे थे, जिन 5 सीटों की हमने बात की, कहीं ना कहीं वहां अपोजिशन फाइट में दिख रहा है, और एक रुझान भी बन रहे हैं कि अपोजिशन के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन रुहेलखंड की 3 सीटों पे बात शुरू करते ही समझ में आने लगता है कि बीजेपी को एक सर्टेन किस्म की एज है। रामपुर सीट की बात करें तो जो आजम खान थे, वहां से वहां की पॉलिटिक्स के एक हिसाब से सबसे बड़े फिगर माने जाते हैं, जेल में बंद हैं। जिनको कैंडिडेट दिया गया दिल्ली से, जिन मौलवी को लेके जाया गया, उनके प्रति असहजता आजम खान के वर्करों में देखी गई। और रामपुर में सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंट भी गिरा है। कहाँ 64% वोट पड़े थे पिछले बार, और अब की बार 54% वोट, सबसे कम वोट परसेंट रामपुर में रहा है। रामपुर में आपको क्या लगता है कि और लोग, मैंने कई लोगों से वहां बात की, पत्रकारों से, उन्होंने कहा कि ये बीजेपी के लिए अब की बार भी बीजेपी रामपुर को रिपीट करेगी। आपका क्या विश्लेषण है? देखिए, कम वोट पड़ने का सीधा सा मतलब ये है कि बीजेपी के लिए फायदे की स्थिति है रामपुर में, अगर कम वोटिंग होती है, और ज्यादा वोटिंग में समाजवादी पार्टी के लिए फायदा हम मान सकते हैं। और इसमें बहुत सारी शिकायत, अगर कल आप इनका पेज देखें या उनके नेताओं के बयान देखें, समाजवादी, वो दिन भर इसी बात की शिकायत करते रहे कि साहब हमारे मतदाताओं को डराया धमकाया जा रहा है,
हमारे बूथों पे गड़बड़ियां हो रही हैं, कई जगह बूथ कैप्चरिंग के भी आरोप लगाए। तो ऐसे आरोप बहुत बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी सीटों पे, बहुत तमाम बूथों पे इस तरह के आरोप लगे कि मतदाताओं कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जो है प्रेस्क्राइब करके ये कर रहा है। तो जब हम कम वोटिंग का ये विश्लेषण करेंगे, देखा जाएगा, तो उसमें ये पुलिस प्रशासन की भूमिका और रवैये पे भी गौर करना होगा कि वो किस तरह से करा, और जिस तरह से ये शिकायतें आई हैं रामपुर में, नो डाउट रामपुर में अपनी इसको चुनावी जो एक दावेदारी है वो समाजवादी पार्टी ने खुद ही थोड़ा सा वीक किया है, एक बिल्कुल ही नए चेहरे को उतार के, और उसमें जग जाहिर है कि आजम खान के समर्थकों को उनको सपोर्ट नहीं था, लेकिन ओवरऑल उनको वोट मिलेंगे। जो समाजवादी पार्टी का कार्टर वोट है वो तो उनको मिलेगा, लेकिन वो कार्टर वोट कितना वोट कर पाया, जो कि संदेह पैदा होता है इन वोट परसेंटेज को देख के कि समाजवादी पार्टी कितने वोटर्स वोट कर पाए होंगे और कितने नहीं कर पाए। और ये जो घटा कम से कम 10% वोट कम पड़ा है रामपुर में, तो ये 10% किसका वोट ये समझा जा सकता है। तो फिर भी देखना होगा कि किस तरह से जाएगा। मुरादाबाद की सीट के ऊपर भी एसटी हसन ने बड़े आरोप लगाए, कहा कि ये सीट हमारी सीट है और आप इस पर रुचि वीरा बाहर के कैंडिडेट को लेके आ रहे हैं। हालांकि रुचि वीरा का ये कहा जाता कि ससुराल या फिर पता नहीं ननियाल कुछ ऐसा कोई रिश्ता निकाल के लाया गया मुरादाबाद में। और एसटी हसन को कल पुलिस ने एक थाने के दरोगा ने उनके ऑफिस में भी घुसे एसटी हसन के, उनके कंप्यूटर की चेकिंग भी हुई है। रुचि वीरा ने भी आरोप लगाए कई किस्म के। मुरादाबाद में तो मुस्लिम महिलाओं को वोटिंग स्टेशन पे तंग परेशान किए जाने की भी खबरें बहुत सारी रही। मुरादाबाद का कैसे आप देखते हैं चुनाव की, बीजेपी के लिए क्या इजी वोक था और क्या किस किस्म का? रामपुर के बारे में मैं एक अपडेट देनी भूल गया, वहां पर जो बीएसपी ने जो कैंडिडेट दिया था वो जीशान पठान दिए थे और वो लोकल पठान थे, और जीशान के लिए वहां पर जो इसके आजम खान के वर्कर्स थे वो भी वोट मांग रहे थे। तो रामपुर में जो समाजवादी पार्टी को जो डेंट भी लगा वो बीएसपी से भी लगा, क्योंकि वहां पे लोकल पठान को उन्होंने टिकट दी बहुजन समाज पार्टी ने, और जो आजम खान के रूठे हुए वर्कर्स थे जो समाजवादी पार्टी से रूठे हुए थे वो भी उनके लिए प्रचार कर रहे थे। अब बात करते हैं मुरादाबाद की। रुचि वीरा का भारी होने का ठप्पा और एसटी हसन की नाराजगी क्या उनके इस चुनाव को परेशान करेगी, उनको परेशान करेगी? देखिए, मुरादाबाद में तो वो सीट है जहां से अजहरुद्दीन भी चुनाव जीत गए थे और कांग्रेस के टिकट पे जीत गए थे। तो मुझे नहीं लगता वहां बाहरी भीतरी का बहुत ज्यादा असर मुरादाबाद के अंदर पड़ता है। लेकिन ये इंटरेस्टिंग है कि मुरादाबाद जैसे एक मुस्लिम बहुल सीट पे समाजवादी पार्टी ने एक बिजनौर से लाके एक जो है रुचि वीरा को टिकट दिया है। और मुझे जो खबरें आई हैं लास्ट तक, रुचि वीरा ने जो वोट बैंक था सपा का अपना कार्टर वोट था उसको काफी हद तक मोबिलाइज करने में कामयाबी हासिल की है। अगर कोई एक सीट आज लग रही है कि जिसमें सबसे ज्यादा चांसेस हैं जीतने के समाजवादी पार्टी के, तो वो मुरादाबाद सीट को माना जा सकता है। ठीक ठाक फाइट रही है और जीतती रही है, ये समाजवादी पार्टी की पक्की सीटों में शुमार है। तो वहां पे अच्छा चुनाव जो है समाजवादी पार्टी ने, और ये मूव भी उनका ठीक रहा, क्योंकि जो ठाकुर सर्वेश जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उनके मुकाबले रुचि वीरा ने अच्छा चुनाव लड़ा है। तो ये एक अच्छी फाइट वहां पे रही। इस सीट पे 5% वोटिंग कम हुई है, तो वो भी देखना होगा कि वो 5% जो वोटिंग कम हुई है उसका क्या हाँ, शहरों में उस तरह का माहौल नहीं दिखा इस बार मनदीप। जो एक माहौल होता है ना इलेक्शन में, चार्ज माहौल रहता है कि भाई इसको जिताना है, इसको हराना है, इसकी जिंदाबाद, इसका ये जो माहौल होता है इलेक्शन में, जो कैंपेनिंग होती है उस तरह का नहीं था। तो मुझे लगता है कि जो एक जनरल वोटर है उसमें सभी समुदाय के लोग शामिल है, जनरल वोटर है उसका एक वोट परसेंटेज, जो बाहर से लोग जाते हैं बहुत पैशनेट होकर कि भाई मुझे डालना है, एक वोट को लाने की जो जद्दोजहद होती है उस तरह की कोशिशें इस बार के चुनाव में नहीं दिखी। तो वो 4-5% का असर आ रहा है, लेकिन उसका पॉलिटिकल नतीजों पे, इसका जो चुनाव के नतीजे हैं उन पे जरूर असर दिखेगा, और जब रिजल्ट आएंगे तो इसको लोग दोबारा से इसका विश्लेषण करेंगे कि ये किस तरीके से। और एक फैक्टर ये भी है कि इस बार मुस्लिम कैंडिडेट बहुत ज्यादा नहीं थे पश्चिम, न सपा ने न बसपा ने। तो उसका एक नतीजा ये रहा है कि जो एक सांप्रदायिक माहौल बनता था, दो चीजें हुई है। एक तो लोकदल का गठबंधन नहीं हुआ, लोकदल सपा बसपा में जो गठबंधन की बात थी वो गठबंधन नहीं हुआ। वो गठबंधन शुरू से ही कैंपेनिंग करना शुरू करता है तो एक पोलराइज माहौल बन जाता था, तो एक तो वो माहौल नहीं बना। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है इस चुनाव में, केवल कैराना सीट पे है, सहारनपुर में है,
और आप देखिए रामपुर में, इसके अलावा बहुत मुस्लिम कैंडिडेट ना तो सपा ने उतारे, ना बसपा ने उतारे। इससे बहुत सांप्रदायिक माहौल और सांप्रदायिक, हालांकि बीजेपी ने बहुत कोशिश की है। बीजेपी का पूरा चुनाव ही राम मंदिर की थीम पे और कम्युनल मुद्दों के ऊपर रहा, जैसा कि वो करते हैं। बट उस तरीके का ग्राउंड के ऊपर कम्युनल असर बहुत ज्यादा माहौल में दिखाई नहीं दिया, तो इसका कहीं ना कहीं चुनाव परिणामों पर असर दिखाई देगा। जी, मैं भी ग्राउंड पे था। ये बात जो आप कह रहे हो इसका बिल्कुल मैं भी इस पे ठप्पा लगा सकता हूँ कि आपने बिल्कुल सही कहा कि अब की बार जो कम्युनल एंगल था, कम्युनल स्पिन था वेस्ट यूपी में, वो नहीं चल पाया बीजेपी का। एक सीट की हम बात कर रहे हैं पीलीभीत, वहां से वरुण गांधी का टिकट कटा। वरुण गांधी को कहीं ना कहीं ये कहा गया कि समाजवादी पार्टी से टिकट ले आएंगे, लेकिन नहीं हुआ। और वो वरुण गांधी, जितिन प्रसाद जो केंद्र में वजीर है नरेंद्र मोदी की हुकूमत में, तो वो उन वजीर के नरेंद्र मोदी के वजीर के साथ ही वो कैंपेन करते दिखाई दिए, उनके लिए वोट मांगते दिखाई दिए। हालांकि 6 से 7% के आसपास वोटिंग परसेंट कम हुआ है पीलीभीत में भी। पहले 60% था और अब की बार 61%, 61% के आसपास जो वोट परसेंट गिरा है। तो 6 से 7% की वोटिंग भी कम है। पीलीभीत की सीट मेरे को ऐसा लगता है कि बीजेपी जीत जाएगी। आप, क्योंकि समाजवादी वहां बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट भी नहीं दे पाई और अच्छे से फाइट भी नहीं कर पाई। आपका क्या आकलन है? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन इसमें समाजवादी पार्टी ओवरऑल ही, जो ये इलेक्शन है 2024 का, इस इलेक्शन में अगर कैंपेन, संगठन और पूरे उस हिसाब से देखें तो बहुत मजबूती से उसने चुनाव नहीं लड़ा। हाँ, कुछ स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने ठीक ये किया है। जैसे वरुण गांधी वहां पे ना लड़के भी काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इस तरह की रिपोर्ट आ रही है पीलीभीत में। सपा से ना लड़के और बीजेपी में रहते हुए भी वो बीजेपी उम्मीदवार को पर्याप्त नुकसान पहुंचा रहे हैं, इस तरह की चीजें आ रही है। लास्ट टाइम में कुछ जो चेंज किए समाजवादी पार्टी ने, वो भी ठीक किए हैं। तो रणनीतिक में तो कुछ कदम सही उठाया समाजवादी पार्टी, लेकिन जैसा ग्राउंड पे उनका संगठन होना चाहिए, जैसा उनका चुनाव प्रचार होना चाहिए और जैसा डिस्ट्रीब्यूशन करके एक अच्छा कैंपेन लीड करना चाहिए, उसमें काफी कमजोर पड़े हैं। तो कैराना पीलीभीत कैराना में भी इसी तरह का रहा है। कैराना को कैसे कैराना देखते हैं? एक सबसे एक सबसे अच्छी फाइट है, सबसे अच्छी फाइट है कैराना में। सबसे अच्छी फाइट रही, सबसे ज्यादा अगर हम कहें कि बेहतर तरीके से चुनाव समाजवादी पार्टी की तरफ से लड़ा गया है पश्चिमी यूपी के अंदर, तो वो कैराना सीट से लड़ा गया है। बहुत टाइमली कैंडिडेट डिसाइड थे, कैंडिडेट का वेल कनेक्ट था, नोन फेस थी वो। उन्होंने बहुत अच्छा कैंपेन किया और अलग अलग कम्युनिटीज में अपने कोर वोटर्स के अलावा अलग अलग कम्युनिटी को रीच आउट करने की कोशिश की। बहुत अच्छी फाइट दे रही है। और जो लोकल अभी वहाँ के जो ऑलरेडी मौजूदा सांसद हैं, उनके खिलाफ काफी नाराजगी है लोगों में। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी फाइट दी है इकरा ने, और जी, उससे एक नाराजगी भी है। कोई जो भविष्यवाणी स्थानीय सांसद है, नहीं, भविष्यवाणी से मैं बचना चाहता हूँ। भविष्यवाणी की बात नहीं, मेरा जोर इस बात पे है कि जो अभी हमें दिख रहा है, जो नतीजे सामने, जैसे वोटिंग परसेंटेज का ट्रेंड सामने है। देखो, ऐसे तो भविष्यवाणी हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसका बहुत मायने नहीं है। लेकिन आज जो हमें दिखाई दे रहा है, जो पहले चरण के चुनाव के बाद हम दो तीन चीजें पुख्ता तौर पे कह सकते हैं कि एक तो परसेंटेज घटा है, निराशा है मतदाताओं में, उस तरह का उत्साह नहीं है। ये घटा हुआ परसेंटेज किसका होगा, उसको आप अलग अलग सीटों पर अंदाजा लगा सकते हैं, उसको अलग अलग से सोच सकते हैं कि किसका घटा होगा। ये वो चीज है, कम हुआ है चुनाव, ये भी एक तथ्य ही है। ठीक है, आरएलडी का जो वोटर माना जाता है, उसमें उतना जोश नहीं है, ये भी एक फैक्चुअल चीज है। आप कहीं भी जाएंगे आपको ये नजर आएगी। तो ये दो चार पांच मोटी जो चीजें दिखाई दे रही है इस पहले चरण के बाद, वो हम आपको बता सकते हैं, बात हो सकती है। अब इस पर रिजल्ट क्या आएगा वो तो देखने वाली बात है। बहुत सारी चीजें माइक्रो मैनेजमेंट कर लेती है बीजेपी लास्ट टाइम तक होते होते। लास्ट के दो, मैं तो देख रहा था इनके ऐप पे, 6 बजे के बाद, 6 से लेकर रात को 11-12 बजे तक अपडेट होता रहा वोटर्स का जो नंबर है, और किसी किसी सीट पे 5-6% तक बढ़ा है वो। तो वो अपने आप में बहुत क्रिटिकल होने वाला है, क्योंकि ये तो दोपहर से इनको पता चल गया होगा कि इन सीटों पे कम हो रहा है मतदान। तो उन्होंने अपने वर्कर्स को, अपने नेताओं को वहां पे एक्टिवेट ना किया हो, ऐसा बीजेपी से आप उम्मीद नहीं कर सकते। हाँ, वो तो तो बहुत उनको ये बहुत, एक एक बूथ का उनके पास लाइव डेटा रहता होगा और उससे वो एक्शन ले रहे होंगे। तो आप देखिए, कई सीट ऐसी हैं जिन पे कम था मतदान, खास तौर पर मुजफ्फरनगर में मतदान 55% के आसपास था कम, और उसके बाद से वो खींच तान के 60% तक हो गया। तो ये 5% का जो वोट बढ़ा है आखिरी के घंटों में,
ये काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। जी। लेकिन ये है, एक तरफा नहीं है जैसा माना जाता था। जिस तरह का नारा दिया जा रहा है 400 पार का मतलब है कहीं कोई फाइट ही नहीं है, ऐसा नहीं है। फाइट है, अच्छा मुकाबला है। भाजपा के लिए मुश्किल है एक एक सीट जीतना, और इसी वजह से राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन हुआ। अगर इतनी आसानी से जीत रहे होते तो राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन करने की उनको आवश्यकता नहीं थी। तो इज ए टफ फाइट, देखते हैं किस तरह से। और इसने पहले चरण में ये होने की वजह से क्या है कि एक मूड जो होता है ना इलेक्शन का, आगे भी इसके ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ेगा, तो और कॉन्फिडेंस आएगा अपोजिशन पार्टी को लड़ने का, ऐसा लगता है मुझे। जी, शुक्रिया अजीत। और कहीं ना कहीं मैं भी एक ग्राउंड पे था, तो मुझे लग रहा है कि अब की बार विपक्ष का यहाँ पर अपोजिशन का 50% या उससे ज्यादा ही स्ट्राइक रेट रहेगा। अगर 8 सीटें हैं तो मुझे लगता है कि विपक्ष कम से कम 4 पे बहुत पक्के पैरों पर है। 4 सीटें मेरे को लग रहा है कि बहुत पक्की हैं उनकी, और ये घटेगा नहीं बल्कि बढ़ सकता है, 4 से 5 भी हो सकती हैं। ये कहना मतलब अभी तो जल्दबाजी होगी, 4 जून को बाकी पता लगेगा, और 4 जून के आसपास फिर दोबारा जुड़ेंगे और दूसरे फेज की बातचीत के लिए भी आपसे जुड़ेंगे। मेरिट इम्पोर्टेंट है बहुत, मेरिट बहुत इंटरेस्टिंग फाइट होने जा रही है। हाँ, अरुण गोविल जो राम का किरदार निभा चुके हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसलिए आपसे उस सीट का भी बात करेंगे। राम के साथ मेरिट वाले क्या सलूक करते हैं, बहुत दिलचस्प हो गए थे, जो टीवी के राम है। हाँ जी, तो टीवी के राम के साथ जो सलूक होगा वो भी देखना दिलचस्प रहेगा। शुक्रिया जी। थैंक यू।